हेलो एवरीवन, दिस इज कंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीआईबी के इलेक्टिव सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल बैंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लोग आईटी एंड डीबी के मॉड्यूल डी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। और फटाफट से बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, प्रोटेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम हार्म, थेफ्ट एंड अनऑथराइज्ड यूज इज नोन एज। ठीक है, जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम और इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि किसी भी तरह के हार्म, थेफ्ट और अनऑथराइज्ड यूज से उसे बचा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कंप्यूटर साइंस, ऑप्शन बी कंप्यूटर सिक्योरिटी, ऑप्शन सी कंप्यूटर नेटवर्क या फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जैसे कि आपको पता है कि आजकल सारा काम जो है वो कंप्यूटर्स के ऊपर होता है, तो कंपनी से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा होता है वो कंप्यूटर्स के अंदर ही स्टोर करके रखा जाता है। इसीलिए कंप्यूटर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको किसी भी तरह का डाटा लॉस ना हो, किसी भी तरह का नुकसान ना हो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कंप्यूटर सिक्योरिटी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, कंप्यूटर को सिक्योर रखना हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो यहाँ पर, डैश इज द प्रोटेक्शन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स एंड डाटा फ्रॉम फिजिकल एक्शंस एंड इवेंट्स दैट कुड कॉज सीरियस लॉस, डैमेज टू एन एंटरप्राइज, एजेंसी और इंस्टीट्यूशन। दिस इंक्लूड प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, फ्लड, नेचुरल डिजास्टर, बर्गरी, थेफ्ट, वेंडलिज्म और टेररिज्म। ठीक है, देखो जब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर सिर्फ हम कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि कंप्यूटर से जुड़े जितने भी डिवाइसेस हैं, जो भी सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं, जो भी नेटवर्क है हमारा, उन सभी की बात जो है वो की जा रही होती है। तो जब हम कंप्यूटर को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, नेटवर्क को, डाटा को किसी भी तरह के फिजिकल एक्शन और इवेंट से प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हमारा जो डाटा है उसका किसी भी तरह का लॉस ना हो, जो इंटरप्राइज है उसको भी किसी भी तरह का डैमेज ना हो, लॉस ना हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? ऑप्शन है साइबर सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फिजिकल सिक्योरिटी इज अ करेक्ट आंसर। देखो फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर हम बेसिकली अपने कंप्यूटर सिस्टम को फिजिकल इवेंट से जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उसको किसी भी तरह का नुकसान ना हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आग हो गया, फ्लड हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया। ठीक है, तो इनसे जब हम बचाते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को तो वो फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर जो है वो आ जाता है। एक और एग्जांपल आपको देता हूं। मान के चलिए एक यहाँ पर बिल्डिंग है जहां पर आपका सर्वर, जहां पर सारा का सारा जो डाटा है वो स्टोर करके रखा गया है, और आपने यहाँ पर इसके आगे एक बड़ा सा ताला लगा दिया है ताकि कोई बंदा यहाँ पर फिजिकली जाकर इसके अंदर किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए या फिर तोड़ फोड़ ना करे। तो ये जो आपने ताला लगाया है ये आपकी बेस्ट एग्जांपल है किस चीज की? यहाँ पर फिजिकल सिक्योरिटी की, क्योंकि आप फिजिकली किसी को यहाँ पर रोक रहे हो अनऑथराइज तरीके से हमारे सिस्टम में जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लॉजिकल सिक्योरिटी इज द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू कंट्रोल एंड लिमिट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लॉजिकल सिक्योरिटी। देखो जो कंप्यूटर सिक्योरिटी होती है वो दो तरीके से होती है, फिजिकल सिक्योरिटी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया अभी, एक होता है लॉजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर हम किसी को फिजिकली हमारे सिस्टम के अंदर के पास एंटर होने से रोकते हैं अगर वो अनऑथराइज्ड पर्सन है। लॉजिकल सिक्योरिटी के अंदर ऐसा नहीं होता। लॉजिकल सिक्योरिटी के अंदर हम बेसिकली इंफॉर्मेशन का जो एक्सेस है, यानी कि किस पर्सन को हमें इंफॉर्मेशन का एक्सेस देना है, किस पर्सन को हमें इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं देना है, उसको जो है वो कंट्रोल करते हैं। इसी को हम लॉजिकल सिक्योरिटी जो है वो कहते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, पासवर्ड्स का यूज करते हैं, यूजर आइडेंटिफिकेशन का यूज करते हैं ताकि जो ऑथराइज पर्सन हो वही सिर्फ और सिर्फ हमारे नेटवर्क के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है वो एंटर कर पाए और अनऑथराइज पर्सन ना कर। ठीक है, यहाँ पर कोई तोड़फोड़ नहीं की जाती, बल्कि कोई पर्सन अनऑथराइज तरीके से सिस्टम में एक्सेस करके वहां का जो डाटा है वो चुरा बुरा सकता है, तो उस चीज से हम लॉजिकल सिक्योरिटी हमें बचाती है। ठीक है, अब इसमें से कौन सा हमारा कंपोनेंट नहीं होता है लॉजिकल सिक्योरिटी का? पहला देखो, यूजर आइडेंटिफिकेशन, पासवर्ड एक्सेस, बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल या फिर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। तो इसमें से कौन सा हमारा कंपोनेंट नहीं होता है लॉजिकल सिक्योरिटी का? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या लग रहा है आपको?
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल इज द करेक्ट आंसर। देखो हम जब किसी को फिजिकली एक्सेस करने से रोकते हैं, यानी कि हमारा ये सर्वर रूम है, इसके अंदर हम फिजिकली किसी पर्सन को एंटर करने से रोक रहे हैं, तो वो तो फिजिकल सिक्योरिटी का हिस्सा हुआ, ना कि लॉजिकल सिक्योरिटी का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी यूजर आइडेंटिफिकेशन, पासवर्ड एक्सेस और बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल ये आपके लॉजिकल सिक्योरिटी में आते हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से आप बेसिकली जो हमारा यूजर है उसको इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने से जो है वो रोकते हो, अगर वो अनऑथराइज्ड पर्सन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ दिस फीचर ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। देखो अभी तक हम कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात करें, तो अब आया हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क क्या है? देखो नेटवर्क के जरिए मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और रिसोर्सेज को शेयर वगैरह कर पाते हैं, डाटा को ट्रांसफर कर पाते हैं। तो जब हम कंप्यूटर को सिक्योर करने की बात करते हैं तो नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है उसके अंदर प्ले करती है। ठीक है, तो नेटवर्क सिक्योरिटी है क्या? देखो पहला ऑप्शन देखो, नेटवर्क सिक्योरिटी इज एन एनी एक्टिविटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द यूजिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ योर नेटवर्क एंड डाटा। तो ये बिल्कुल यहाँ पर फीचर होता है नेटवर्क सिक्योरिटी का। देखो नेटवर्क सिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब है कि आपको अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करके रखना है, ताकि उसकी यूजिबिलिटी और इंटीग्रिटी जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, उसे किसी भी तरह का नुकसान ना हो। जब हम नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वहां पर हम हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज दोनों का यूज करते हैं अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, it targets variety of threats, it stops them from entering or spreading your network। तो ये भी बिल्कुल फीचर होता है। जो नेटवर्क सिक्योरिटी होता है वो बेसिकली वैरायटी ऑफ थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करता है और उसे हमारे नेटवर्क के अंदर एंटर करने से और फैलने से रोकता है। तो ये तीनों की तीनों हमारे यहाँ पर फीचर होते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के। तो जो ऑप्शन डी होगा वो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, which of the following technology is not designed to control access control to a network। ठीक है, तो एक्सेस कंट्रोल का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम किस पर्सन को अपने नेटवर्क और डाटा का एक्सेस देना चाहते हैं और किसको नहीं देना चाहते, इस चीज पे कंट्रोल रखना। ठीक है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, XYZ कंपनी, ठीक है, तो वहां पर एक मैनेजर है, उसके नीचे जो है वो सुपरवाइजर है। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे जो है एम्प्लॉयज आ जाते हैं। ठीक है, ये लेवल्स होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करते हैं कि इन सभी को जितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत हो उसको उतनी ही इंफॉर्मेशन दी जाए और जैसे इंफॉर्मेशन की जरूरत हो वैसे ही इंफॉर्मेशन दी जाए। ठीक है, तो कई सारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिससे हम ये एक्सेस को कंट्रोल कर पाते हैं, मतलब किस पर्सन को हमें इंफॉर्मेशन और डाटा का कितना एक्सेस देना है और कितना नहीं देना है। तो इसमें से कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि कंट्रोल मतलब एक्सेस कंट्रोल को नहीं जो है प्रोटेक्ट करता है? पहले देखो, फायरवॉल, इंस्क्रिप्शन, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम या फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या लग रहा है आपको, क्या होगा करेक्ट आंसर? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि एक्सेस कंट्रोल के लिए यूज नहीं की जाती है, जिससे हम नेटवर्क के अंदर एक्सेस को कंट्रोल नहीं करते? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, इंक्रिप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों है, तो एक एक करके जब हम इनको समझेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। पहले अगर हम फायरवॉल की बात करें, फायरवॉल क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस होता है या फिर टेक्नोलॉजी होती है जिसकी हेल्प से हम अपने इंटरनल नेटवर्क और जो एक्सटर्नल नेटवर्क है उसके अंदर एक बैरियर बना पाते हैं, एक दीवार जो है वो बना पाते हैं, जिससे हम अपने नेटवर्क को किसी भी बाहरी थ्रेट से प्रोटेक्ट कर सके, किसी भी अटैक से जो है वो प्रोटेक्ट कर। तो फायरवॉल कैसे काम करता है? तो कोई भी अगर डाटा या फिर इंफॉर्मेशन हमारे नेटवर्क के अंदर एंटर करना चाहती है तो पहले उसे वो अच्छे तरीके से स्टडी करता है, और अगर वो सही डाटा हुआ, यानी कि उसमें कोई भी वायरस नहीं है, कोई भी अटैक नहीं है, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं कर रहा है, तो उसी को हमारे जो है नेटवर्क के अंदर जो है आने देगा। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो एक्सेस कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद इंक्रिप्शन, इसका क्या काम होता है? इंक्रिप्शन क्या होता है मैं तो आपको समझाता हूँ। देखो जब हम इंटरनेट के ऊपर डाटा को सेंड कर रहे होते हैं, इंटरनेट के ऊपर डाटा को सेंड कर रहे होते हैं, तो इंटरनेट एक अनसिक्योर्ड नेटवर्क है। ठीक है, और उसके ऊपर पॉसिबिलिटी कि हमारा जो डाटा है वो किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को मिल जाए और वो हमारे डाटा को पढ़ ले, ठीक है, जिससे वो हमें नुकसान पहुंचा दे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इंक्रिप्शन का यूज करते हैं। इंक्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि हम डाटा को, जो ओरिजिनल डाटा होता है, उसे कोड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसे ट्रांसफर करते हैं। जैसे मान के चलिए एक ए पर्सन है और यहाँ पर बी पर्सन है, तो ए ने एक मैसेज बनाया कि हम आपकी कार को 5 लाख रुपए में खरीदना चाहते हैं। मान लो बी यहाँ पर सेलर है और ये इंफॉर्मेशन जो है उसने बी को भेज दी। ठीक है, अब देखो अगर इसने एज इट इज इस इंफॉर्मेशन को भेजा, तो अगर थर्ड पर्सन कोई एक्सेस कर गया
इस डाटा को, तो उसे पता लग जाएगा कि ए पर्सन 5 लाख रुपए में कार को खरीदना चाहता है, जिससे ये कम बिडिंग कर सकता है और इसे नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो हम यूज करेंगे इंक्रिप्शन का। हम क्या करेंगे, ये जो 5 लाख रुपए लिखा हुआ है, ये पूरी स्टेटमेंट कि मैं 5 लाख रुपए में आपकी कार खरीदने के लिए तैयार हूं, इसको हम 0000 ऐसे कोड में बदल देंगे। ये हम कैसे कर दे, तो वो कीज होती हैं उसका यूज किया जाता है, और इस कोड को भेज देंगे। अब इस कोड को अगर सी पर्सन एक्सेस भी कर जाएगा तो इसे पता ही नहीं लगेगा कि इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जिससे हमारा डाटा क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। और आगे चलकर ये जो कोड है वो बी के पास पहुंचेगा, बी के पास भी यहाँ पर कीज होंगी, वो इसको प्लेन टेक्स्ट में, नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये एक्सेस कंट्रोल के लिए यूज नहीं किया जा रहा, बल्कि ये ट्रांसमिशन, सिक्योर ट्रांसमिशन के लिए जो है वो यूज किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद एक होता है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। ये क्या करता है, देखो हमारे नेटवर्क के अंदर जब भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी वगैरह हो रही होती है, जैसे कोई अटैक हो गया है ना, कोई साइबर अटैक हो गया, तो उसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है और हमें जल्दी से जल्दी उसके बारे में वार्न करता है, ताकि हम सुटेबल एक्शन जो है वो ले पाए। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर एक्सेस कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसके थ्रू तो आप सिक्योर तरीके से जो है किसी भी नेटवर्क को एक्सेस जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी इंक्रिप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। इंक्रिप्शन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेटवर्क इंट्रूशन फ्रीक्वेंटली इंटेल द थेफ्ट और वैल्यूएबल नेटवर्क रिसोर्सेज एंड वर्चुअली ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज द नेटवर्क सिक्योरिटी और डाटा सिक्योरिटी। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इंट्रूशन। देखो नेटवर्क इंट्रूशन का मतलब यहाँ पे समझा दो, कोई अगर पर्सन जबरदस्ती हमारे नेटवर्क के अंदर अनऑथराइज्ड तरीके से एंटर करता है, तो उसी को हम नेटवर्क इंट्रूशन जो है वो कहते हैं। और नेटवर्क इंट्रूशन की वजह से हमेशा हमारा जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जो डाटा होता है, वो चोरी हो जाता है, या फिर हमारी जो नेटवर्क सिक्योरिटी है उसको जो है कॉम्प्रोमाइज कर देता है अटैकर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टाइप की जो है कंप्यूटर इंट्रूशन होती है या फिर नेटवर्क इंट्रूशन होती है। वो 3 टाइप्स कौन सी है, पहले देखो फिजिकल इंट्रूशन, यूजर इंट्रूशन, रिमोट इंट्रूशन। फिजिकल इंट्रूशन, सिस्टम इंट्रूशन, रिमोट इंट्रूशन, यूजर इंट्रूशन, सिस्टम इंट्रूशन, रिमोट इंट्रूशन, या फिर फिजिकल इंट्रूशन, सिस्टम इंट्रूशन, या फिर एक्सटर्नल इंट्रूशन। क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, फिजिकल इंट्रूशन, सिस्टम इंट्रूशन और रिमोट इंट्रूशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एक एक करके इनको जो है वो पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फिजिकल इंट्रूशन की। फिजिकल इंट्रूशन क्या है, देखो अगर कोई पर्सन फिजिकली हमारे नेटवर्क के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जबरदस्ती अनथराइज्ड तरीके से एंटर करता है, तो वो आपका फिजिकल इंट्रूशन होता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए एक पर्सन है, ठीक है, हमारे यहाँ पर सर्वर रूम था जहां पर सारा डाटा जो है स्टोर था, तो इसके आगे एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। एक पर्सन ने क्या किया, इस ताला को तोड़ा और सर्वर रूम में घुस गया और इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो चुरा लिया। तो ये आपका फिजिकल इंट्रूशन होगा। उसके बाद एक सिस्टम इंट्रूशन होता है। सिस्टम इंट्रूशन में क्या होता है कि जो अटैकर होता है, जिसको हम इंट्रूडर कहते हैं, इंट्रूडर, ठीक है, वो पहले से ही सिस्टम का हिस्सा होता है, मतलब उसे लो लेवल की प्रिविलेज मिली होती है। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए यहाँ पर 3 लेवल्स बने हुए, मैनेजर, सुपरवाइजर और एम्प्लॉय। ठीक है, ये 3 लेवल जो है यहाँ पर बने हुए हैं, और ये हमारा एम्प्लॉय है और इसके पास बहुत ही कम इंफॉर्मेशन का एक्सेस है, क्योंकि ये लो लेवल पे है तो इसके पास कम इंफॉर्मेशन का एक्सेस है। अब इसे ना सिस्टम की एक वल्नरेबिलिटी, वीकनेस के बारे में पता था, जिसका फायदा उठाकर इसने मैनेजर लेवल जो इंफॉर्मेशन थी, डेटा था, उसको एक्सेस कर लिया। तो ये जो इंट्रूशन होगी वो आपकी सिस्टम इंट्रूशन कहलाएगी, जहां पर जो यूजर है, जो इंट्रूडर है, वो पहले सिस्टम का हिस्सा होगा लो लेवल के ऊपर, पर वो एक एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाकर हायर लेवल की प्रिविलेज जो है वो एक्वायर कर लेगा। रिमोट इंट्रूशन के अंदर एक जो पर्सन है वो रिमोट लोकेशन से आपके नेटवर्क के अंदर जो है घुसता है, जैसे हैकर हो गए। ठीक है, तो हैकर क्या करते हैं, अपने किसी भी सीक्रेट लोकेशन से आपके सिस्टम को हैक कर लेते हैं बैठे बैठे वहां से, तो वो आपका रिमोट इंट्रूशन जो है कहलाता है। तो ये 3 टाइप के यहाँ पर इंट्रूशन होते हैं। क्लियर है? एनी डाउट चैट बॉक्स में पूछ सकते। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ इंट्रूशन इन्वॉल्व्स एन इंट्रूडर हु गेन्स एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज by exploiting a known vulnerability by having a low privilege user account on the system। ठीक है, तो एक ऐसा इंट्रूशन जहां पर जो इंट्रूडर है वो एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज ले लेता है। कैसे लेता है, तो वो सिस्टम का पहले से हिस्सा होता है लो लेवल के ऊपर, उसके पास लो प्रिविलेज होती है, पर वो सिस्टम की एक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज जो है वो ले लेता है। तो ये किस तरह का इंट्रूशन कहलाएगा?
फिजिकल इंट्रूशन, सिस्टम इंट्रूशन, रिमोट इंट्रूशन या फिर ऑल ऑफ द अबव? क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फिजिकल इंट्रूशन, सिस्टम इंट्रूशन, रिमोट इंट्रूशन या फिर ऑल ऑफ द? तीनों के बारे में मैंने समझाया हुआ है, तो मुझे आप आंसर कर सकते हो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फिजिकल इंट्रूशन, सिस्टम इंट्रूशन या फिर रिमोट इंट्रूशन? एनीबॉडी? फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या लग रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, सिस्टम इंट्रूशन इज द करेक्ट आंसर। सिस्टम इंट्रूशन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ डाटा बीइंग रेड बाय समवन अदर देन द इंटेंडेड रेसिपिएंट। ठीक है, इसको ना हम इस क्वेश्चन को ही पहले की एग्जांपल के ऐसे समझेंगे, फिर इसका आंसर करेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पर एक ए पर्सन है और यहाँ पर एक बी पर्सन है। ठीक है, तो जो बी पर्सन है वो यहाँ पर एक कार मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, और वो कार जो है वो मार्केट में सेल करता है। ठीक है, तो इसने बहुत सारे लोगों से यहाँ पर बिडिंग करवाई कि वो उसकी कार को कितने प्राइस पे खरीदने वाले। ठीक है, और जिसकी सबसे कम बिड होगी, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा बिड होगी, ठीक है, उसको यहाँ पर कार जो है वो सेल कर देगा। ठीक है, तो मान के चलिए एक पर्सन इस कार को खरीदना चाहे और इसने यहाँ पर एक बिड दी है। तो इसने बोला कि मैं 5 लाख रुपए में आपकी कार को खरीद सकता। ठीक है, तो एक सी पर्सन था, उसने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन को क्या कर लिया, गलत तरीके से एक्सेस कर लिया और इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लिया। ठीक है, और इसे पता लग चुका है कि जो एक पर्सन है वो 5 लाख की बिड इसने जो है वो बी की कार पे लगाई, और इसने क्या किया फिर यहाँ पर 5,01,000 रुपए में जो है बिडिंग जो है वो कर दी, जिससे जो कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि जो कार का सेल का कॉन्ट्रैक्ट है वो इसे यहाँ पे जो है वो मिल गया। ठीक है, जिसकी वजह से इसको यहाँ पर नुकसान हो गया। तो ये जो हो रहा है इसे हम क्या कहेंगे, यानी कि जब हम डाटा यहाँ पर सेंड करें, जैसे इसने डाटा सेंड किया और ये चाह रहा है कि इस डाटा को सिर्फ और सिर्फ बी एक्सेस करे, पर एक पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी इसको जो है अनऑथराइज तरीके से एक्सेस करके रीड कर रही है, इसे हम क्या कहेंगे? इम्पर्सनेशन, ईव्सड्रॉपिंग, डिनायल ऑफ सर्विस या फिर नन ऑफ द। क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगता है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जिसका करेक्ट आंसर है वो है ईव्सड्रॉपिंग इज अ करेक्ट आंसर। ईव्सड्रॉपिंग इज अ करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं इम्पर्सनेशन। इम्पर्सनेशन क्या होता है? देखो, इसके अंदर ना एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी को इंफॉर्मेशन सेंड करती है, पर किसी दूसरे की आइडेंटिटी को लेकर। जैसे मान के चलिए यहाँ पर ए और बी पर्सन थे, और बी ने ए को बोला था कि आप बिडिंग कीजिए कि आप कार को खरीदने के लिए कितने प्राइस पे तैयार हो। ठीक है, तो बी को लग रहा है कि जो ए पर्सन है वो यहाँ पर मैसेज जो है वो भेजेगा। ठीक है, पर एक सी पर्सन था, उसने क्या किया, ए पर्सन की ईमेल आईडी का एक्सेस लिया गलत तरीके से हैक करके, और उसकी ईमेल से एक मैसेज बनाकर बी को भेज दिया। जैसे मान के चले यहाँ पर एक मैसेज बनाया कि मैं आपकी कार को खरीदने के लिए तैयार हूं 5 लाख रुपए में। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मिली बी को। अब बी को लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन किसने भेजी है? ए ने, पर असल में किसने भेजी थी? सी ने। तो ये आपका इम्पर्सनेशन कहलाता है, मतलब कि हम किसी दूसरे, मतलब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी लेकर किसी तीसरे पर्सन को इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, और सामने वाले पर्सन को लग रहा है कि जिससे मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी वही मेरे को यहाँ पर दे रहा है। तो वो इम्पर्सनेशन जो है वो कहलाता है। उसके बाद डिनायल ऑफ सर्विस, ये क्या होता है? तो डिनायल ऑफ सर्विस के अंदर जो अटैकर होता है वो बेसिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम पे इतना ज्यादा लोड डाल देता है, लोड इन द सेंस कि बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ा देता है। जैसे उसने कोई यहाँ पर वॉर्म डाल दिया कंप्यूटर के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो सिस्टम है वो क्रैश हो गया, और आप जो काम करना चाहते थे वो कर ही नहीं पाए। तो ये आपका डिनायल ऑफ सर्विस जो है वो कहलाता है। ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, where the intruder attempts to crash a service, workload network links, workload CPU and fill up the disk is known as। देखो, जो इंट्रूडर है, इंट्रूडर का मतलब यहाँ पर जो अटैकर है। ठीक है, तो अटैकर बेसिकली क्या करता है कि आप सर्विस प्रोवाइड ना करो, यानी कि आप जो भी काम कर रहे थे, जैसे अगर आप डाटा को कॉपी कर रहे थे या फिर डाटा को डाउनलोड कर रहे थे, वो काम आप ना करो। ठीक है, इसके लिए उसने जो आपका कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क है उसी को क्रैश कर दिया, जिसके लिए उसने क्या किया, जो आपका नेटवर्क लिंक थे उसके ऊपर वर्कलोड डाला, सीपीयू के ऊपर वर्कलोड डाला, साथ के साथ जो आपके डिस्क है उसको भी यहाँ पर फिलअप कर दिया। तो ये आपका क्या कहना है? इम्पर्सनेशन, ईव्सड्रॉपिंग, डाटा अल्टरेशन या फिर डिनायल ऑफ सर्विस? तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? इम्पर्सनेशन, ईव्सड्रॉपिंग, डाटा अल्टरेशन, डिनायल ऑफ सर्विस। क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। एनीबॉडी, क्या है इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर डिनायल ऑफ सर्विस इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, इम्पर्सनेशन और ईवसड्रॉपिंग के बाद मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। डाटा अल्टरेशन क्या होता है, देखो जब हम किसी डाटा को अनस्थायी तरीके से चेंज कर देते हैं, जैसे मान के चले ए और बी था, तो ए ने यहाँ पर मेल भेजी थी कि मैं 5 लाख रुपए में आपकी कार को खरीदने के लिए तैयार हूँ। सी पर्सन ने गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया और 5 लाख को चेंज करके 6 लाख जो है वो बना दिया, तो ये आपका डाटा अल्टरेशन जो है वो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक कंपनी अलाउज एम्प्लॉयज टू रिमोटली एक्सेस द नेटवर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी वुड बी मोस्ट एप्ट टू सिक्योर दिस रिमोट एक्सेस। देखो एक कंपनी चाहती है कि जो उनके एम्प्लॉयज है वो घर बैठे या फिर किसी रिमोट लोकेशन से ही काम जो है वो कर सके, जिसके लिए कंपनी ने अपने नेटवर्क का जो एक्सेस है वो यहाँ पर एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया है। तो अगर अगर यहाँ पर कंपनी रिमोट लोकेशन से एम्प्लॉयज को अपने नेटवर्क में एक्सेस देना चाहती है, तो बेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पर कौन सी रहेगी सिक्योर तरीके से एक्सेस देने के लिए? फायरवॉल, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, एंटी वायरस सॉफ्टवेयर या फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, फायरवॉल, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम या फिर एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एनीबॉडी? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज द करेक्ट आंसर। तो इसकी हेल्प से हम कहीं से भी किसी भी लोकेशन से किसी भी नेटवर्क को सिक्योर तरीके से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, जिससे किसी भी तरह के अटैक से, साइबर अटैक से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी device or software that monitors and controls incoming outgoing network traffic based on predetermined security rules. What its primary purpose of firewall? देखो firewall है क्या? firewall एक तरह का नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जिससे हम अपने नेटवर्क को सिक्योर रख पाते हैं। कैसे सिक्योर रख पाते हैं? तो जो फायरवॉल होता है वो एक दीवार के जैसे जो है वो काम करती है। ठीक है, दीवार के जैसे काम करती है, और बाहर से अगर कोई भी नेटवर्क से बाहर, मतलब बाहरी नेटवर्क से कोई भी डाटा आ रहा है, कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, तो उसको वो स्टडी करता है, उसको उसको उसकी इंस्पेक्शन करता है। ठीक है, अब चाहे ये डाटा नेटवर्क के अंदर आ रहा है चाहे फिर नेटवर्क से बाहर जा रहा है, दोनों को ही यहाँ पर ये स्टडी करता है, इंस्पेक्ट करता है। ठीक है, और जो प्री डिफाइंड सिक्योरिटी रूल्स है, मतलब कि हमने पहले से कुछ रूल्स बनाए हुए कि कोई भी डाटा अगर नेटवर्क के अंदर एंटर करेगा तो पहले ये इन रूल्स को जो है कंप्लाई करेगा, रूल्स को फॉलो करेगा, कंप्लीट करेगा, तभी वो एंटर जो है वो कर पाएगा। ठीक है, जैसे आपने बोला कि अगर कोई डाटा है तो उसका जो आईपी एड्रेस है वो करेक्ट होना चाहिए, ये आपने एक सिक्योरिटी रूल जो है वो भेज दिया, और जो आईपी एड्रेस है वो नोन होना चाहिए, कोई भी अननोन आईपी एड्रेस को हमारे नेटवर्क के अंदर एंटर नहीं करने देना, आपने ये रूल फिक्स कर दिया। तो जब भी कोई बाहर से डाटा आएगा तो फायरवॉल क्या करेगा, उस डाटा को स्टडी करेगा, उसका आईपी एड्रेस देखेगा, और वो अगर नॉन आईपी एड्रेस होगा तो वो भेजेगा नेटवर्क के अंदर, अदरवाइज नहीं भेजेगा, उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा था कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फायरवॉल? फायरवॉल का प्राइमरी पर्पस यहाँ पर क्या होता है? फायरवॉल का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? पहला, टू स्पीड अप इंटरनेट कनेक्टिविटी बाय फिल्टरिंग आउट अननेसेसरी डाटा पैकेट्स फ्रॉम द नेटवर्क। तो जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको इंक्रीज करना, उसको स्पीड करना, कैसे? तो जो अननेसेसरी डाटा पैकेट्स है उनको नेटवर्क से फिल्टरिंग आउट कर देना, फिल्टर कर देना, हटा देना। To provide unlimited access to external networks, ensuring maximum availability and connectivity। तो unlimited access provide करना external network का, ताकि maximum availability और connectivity हो सके, या फिर to place all antivirus software provide complete protection against all types of malware and viruses। तो क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, टू क्रिएट अ बैरियर बिटवीन ट्रस्टेड एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट थ्रेट। ठीक है, तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड नेटवर्क के बीच में एक बैरियर जो है वो बनाना, ताकि अगर कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रहा है उसे प्रिवेंट किया जा सके, कोई भी अटैक हो रहे तो उसे प्रिवेंट किया जा सके, और जितने भी थ्रेट्स हो सकते हैं, अटैक्स होते हैं, उससे सिस्टम को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखा जाए। तो यही यहाँ पर प्राइमरी पर्पस होता है फायरवॉल का। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट नहीं है? अब देखो ये जो फायरवॉल्स होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, जिसमें से एक टाइप होती है पैकेट फिल्टरिंग फायर। पहले यहाँ पर पैकेट का मतलब समझो कि पैकेट है क्या। देखो जब भी हम इंटरनेट या फिर किसी और चैनल के ऊपर डाटा को सेंड करते हैं, ठीक है, तो डाटा को ना अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, और इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? पैकेट। जैसे एक पूरा यहाँ पर डाटा है,
तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पर 4 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया, और छोटे छोटे पैक, और ये जो पार्ट्स हैं वो आपके डाटा पैकेट्स होते हैं, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन का कुछ हिस्सा होता है और रिसीवर और सेंडर का आईपी एड्रेस वगैरह होता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और इस पैकेट्स को ही हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। तो पैकेट्स क्या हुआ, पूरे डाटा को हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसके अंदर कुछ कुछ इंफॉर्मेशन का हिस्सा होता है और उन पैकेट्स को ही हम ट्रांसफर करते हैं इंटरनेट वगैरह के ऊपर, है ना। तो पहला देखो, द फायरमैन एग्जामिन्स पैकेट्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम मूविंग अहेड इफ स्पेसिफिक सिक्योरिटी रूल इज नॉट मेट। तो जो फायरमैन होता है, पैकेट फिल्टरिंग फायरमैन, तो इन पैकेट्स को एग्जामिन करता है, और अगर कोई पैकेट जो है वो अनऑथराइज्ड है या फिर सस्पिशियस है, जो कि यहाँ पे स्पेसिफिक सिक्योरिटी रूल को फुलफिल नहीं कर रहा है, जिसमें मैंने आईपी एड्रेस का एग्जांपल दिया था, ठीक है, अगर उसको मेट नहीं कर रहा है तो उसको प्रिवेंट करेगा, उसको हमारे नेटवर्क के अंदर एंटर करने से रोक देगा, ठीक है। अगर इसके हम फंक्शन की बात करें इस फायरवॉल की, तो उसका मेन फंक्शन क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे कि सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, प्रोटोकॉल क्या है और अदर सरफेस लेवल डाटा, इन सभी को इंस्पेक्ट करना, और अगर सब ठीक ठाक रहे तभी हमारे नेटवर्क के अंदर उसे एंटर करना। उसके बाद फायरवॉल दैट यूज पैकेट फिल्टरिंग ऑलवेज ओपन डाटा पैकेट्स टू इंस्पेक्ट देयर कंटेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों है, देखो जो ये जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स होते हैं ना, ये आपके जो डाटा पैकेट होते हैं इसको इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और बस जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जैसे कि आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल और अदर डाटा हो गया, उनको ही यहाँ पर एग्जामिन करते हैं। पैकेट के अंदर क्या है उसको वो एग्जामिन नहीं करते हैं। पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि जो पैकेट फिल्टरिंग होता है वो हमेशा जो पैकेट्स होते हैं उनको ओपन करते हैं और उसके जो कंटेंट्स हैं उनको इंस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो पैकेट होता है उसको ओपन नहीं किया जाता, उसको एज इट इज जो है नेटवर्क के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी था करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद ना हमारा एक प्रॉक्सी फायरवॉल होता है, और इसकी खासियत क्या है कि पैकेट्स के साथ साथ पैकेट्स के अंदर का जो कंटेंट्स होता है, जो डाटा होता है, उसको भी यहाँ पर एग्जामिन करता है, उसे भी इंस्पेक्ट करता है ताकि सिक्योरिटी की जो है वो मेंटेन रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो ये जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, पहला टू फिल्टर आउट ब्लॉक मैलिशियस ट्रैफिक एट द नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर के अंदर जितने भी मैलिशियस ट्रैफिक है उनको फिल्टर करना और ब्लॉक करना। टू प्रोवाइड एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन फॉर नेटवर्क ट्रैफिक, तो नेटवर्क ट्रैफिक के लिए एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। उसके बाद प्री डिफाइंड रूल्स को फॉलो करके जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको इंस्पेक्ट करना, फिल्टर करना, या फिर फिल्टरिंग, मॉनिटरिंग, ब्लॉकिंग डाटा पैकेट्स एज ए पास थ्रू वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। देखो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का यूज इसलिए किया जाता है कि जो वेबसाइट है या फिर जो वेब एप्लीकेशंस है उनके थ्रू जो भी डाटा ट्रांसफर हो रहा है, जो भी डाटा पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, उनकी फिल्टरिंग करनी, उनको मॉनिटर करना, और जरूरत पड़ने पर अगर वो सस्पिशियस पैकेट्स हैं डाटा के तो उसे ब्लॉक भी कर देना ताकि उसे नेटवर्क के अंदर जाने से रोका जा सके और सिक्योरिटी को जो है वो इनहांस किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच फायरवॉल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स एडिशनल फीचर्स लाइक एप्लीकेशन अवेयरनेस एंड इंट्रूशन प्रिवेंशन, ठीक है। तो इसमें से कौन सी हमारी फायरवॉल टेक्नोलॉजी है जो कि नॉर्मल फायरवॉल की जो फैसिलिटीज है उसको प्रोवाइड करने के साथ साथ एप्लीकेशन अवेयरनेस और इंट्रूशन प्रिवेंशन ऐसी भी हमें फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर दे। इसे हम प्रॉक्सी फायरवॉल कहेंगे, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कहेंगे, स्टेटफुल फायरवॉल कहेंगे, या फिर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल कहेंगे। तो क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। An intrusion detection system is designed to monitor all inbound and outbound network activity. It identifies any suspicious pattern that may indicate a network or system attack from someone attempting to break into or compromise a system. IDS is considered to be passive monitoring system because देखो intrusion detection system क्या होता है, तो बेसिकली देखो हमारे नेटवर्क के अंदर जो भी डाटा आ रहा होता है और जो भी डाटा यहाँ पर जा रहा होता है तो उसको इंस्पेक्ट करने का काम जो है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम करता है, ताकि अगर कोई भी यहाँ पर सस्पिशियस एक्टिविटी हो, किसी भी तरह के इंट्रूशन हो, तो उसे वो डिटेक्ट कर सके और उसके बारे में हमें वार्न कर सके ताकि हम सुटेबल एक्शन लेकर उसे स्प्रेड होने से जो है वो रोक सके, ठीक है। तो इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम करता है, तो बेसिकली वो डाटा को स्टडी करता है, इंस्पेक्ट करता है, और कोई भी सस्पिशियस पैटर्न हो जो कि इंडिकेट कर रहा हो कि नेटवर्क या फिर सिस्टम पे अटैक हुआ है, हमारे सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर बताता है। पर आईडीएस को एक पैसिव मॉनिटरिंग सिस्टम कहा जाता है, क्यों, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। पहला, द मेन फंक्शन ऑफ आईडीएस प्रोडक्ट इज वार्न यू सस्पिशियस एक्टिविटी
टेकिंग प्लेस, नॉट प्रिवेंट दैम। तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है कि देखो आईडीएस इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम का मेन काम क्या है कि अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है तो उसके बारे में वो आपको वार्न करता है, खुद से कोई भी एक्शन जो है वो नहीं लेता उसको प्रिवेंट करने के लिए, इसीलिए हम इसको पैसिव मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो कहते हैं। मतलब ये देखता रहता है पर कोई एक्शन जो है वो नहीं लेता है, ना ही रोकता है, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन ऑफ आईडीएस प्रोडक्ट इज टू एक्टिवली प्रिवेंट सस्पिशियस एक्टिविटी फ्रॉम अकरिंग बाय ब्लॉकिंग इट बिफोर इट कैन कॉज हार्म। तो ये गलत है, ये प्रिवेंट नहीं करता है, सिर्फ ये नजर रखता है। उसके बाद आईडीएस प्रोडक्ट प्राइमरी फोकस ऑन एन्क्रिप्टिंग डाटा टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस रादर देन वार्निंग अबाउट द सस्पिशियस एक्टिविटी। तो ये भी यहाँ पर गलत है, ये डाटा को एन्क्रिप्ट नहीं करते। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। इसीलिए हम इसको पैसिव मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर हम मेथड्स की बात करें कि जो इंट्रूशन डिटेक्शन है उसको कैसे यहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है, तो दो इंपॉर्टेंट मेथड्स है हमारे, एक है एनोमली डिटेक्शन और एक है सिग्नेचर रिकॉग्निशन। एनोमली डिटेक्शन के अंदर क्या होता है, देखो एनोमली का मतलब है कुछ अनयूजुअल होना। जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो आजकल घरों में सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगे होते हैं, सीसीटीवी कैमरा जो है वो लगे होते हैं। तो एक आपका ना रोज का एक नॉर्मल पैटर्न होता है, क्या होता है कि आप गए, ठीक है, घर का दरवाजा चाबियों से खोला और अंदर गए, फिर सुबह आए और दरवाजा लॉक कर दे, ये नॉर्मल पैटर्न होता है। तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा सिर्फ आपके ऊपर नजर रखता है, ये कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं हुई, ये नॉर्मल एक्टिविटी हुई। पर किसी दिन अगर कोई चोर आया और उसने गेट को चाबी से खोलने के बजाय उसको तोड़ा, यानी कि एक अनयूजुअल एक्टिविटी हुई, ठीक है। तो जैसे ही ये पता लगेगा सीसीटीवी कैमरा को, ये सेंसर बजा देगा, ठीक है, ये अलार्म बजा देगा ताकि आसपास के लोगों को या आपको यहाँ पर पता लग सके कि कोई हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो अनोमली डिटेक्शन का मतलब है कि कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना। अगर हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि नॉर्मली हमारी जो सीपीयू यूटिलाइजेशन होती थी वो 20% होती थी, पर अचानक से वो 90% होने लगी, तो ये क्या हुई, अनयूजुअल एक्टिविटी होगी। तो ये इसे डिटेक्ट कर लेगा और आपको बताएगा कि ये क्यों हो रहा है। फिर आप रिसर्च करोगे, आपको पता लगेगा। जैसे होता है ना कि अगर वॉर्म आपके सिस्टम के अंदर वायरस आ गया, वॉर्म आ गया, तो वो सिस्टम को ज्यादा यूज करने लग जाता है, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसके बाद इसके अलावा जो डिस्क एक्टिविटी, आपकी जो डिस्क है वो पहले 20% फिल रहती थी, अचानक से वो 100% हो गई। यूजर लॉगिन हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था, फाइल में किसी भी तरह की एक्टिविटी वगैरह जो है वो हो रही है, ठीक है। तो आपका जो भी बेसलाइन है अगर उसके अंदर कोई भी डेविएशन आती है तो उसकी वजह उससे हम एनोमली को डिटेक्ट करके इंट्रूशन को डिटेक्ट कर लेते हैं। सिग्नेचर रिकॉग्निशन के अंदर क्या होता है, तो ये बेस्ट रहता है ऐसे थ्रेट्स के लिए जो पहले ही ऑलरेडी अकर हो चुके हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए कि एक यहाँ पर एक्सवाइजेड कंपनी, ठीक है, तो उसके उसके ऊपर पहले से ही एक अटैक हुआ है, साइबर अटैक, और उसका पैटर्न इन्हें पता है। जैसे कि सबसे पहले जो कंप्यूटर सिस्टम थे, है ना, उसको यहाँ पर एक्सेस किया गया, फिर कंप्यूटर सिस्टम से जो मेन डाटाबेस था उसको एक्सेस किया, फिर वहां से डाटा को यहाँ पर चुराया। तो ये अटैक पहले हो चुका है। तो इस कंपनी ने ना इसको ना अपनी लिस्ट के अंदर जो है वो रिकॉर्ड कर लिया कि अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है, अचानक से सिस्टम एक्सेस करके डाटाबेस के अंदर जाता है, मतलब कि कोई अनऑथराइज पर्सन है बिना यूजर और लॉगिन पासवर्ड के, तो इसे यहाँ पर अटैक माना जाएगा, ठीक है। तो सिग्नेचर रिकॉग्निशन की हेल्प से जैसे ही ये एक्टिविटी दोबारा होगी, जैसे पहले अटैक होता, अगर वो एक्टिविटी दोबारा होगी तो सिस्टम उसको आइडेंटिफाई कर देगा और बोलेगा कि भाई ये पहले भी हो चुका है, तो ये अटैक था, तो अब भी यहाँ पर ये अटैक है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इंट्रूशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, which of the following is a network security technology designed to monitor network traffic, actively prevent potential security threats such as attacks or unauthorized access in the real time। देखो इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम की खामी क्या थी कि वो देखता रहता है, वार्न कर देता है पर देखता रहता है, कुछ करता नहीं, ठीक है। पर ये इससे कोई बेनिफिट तो मतलब बेनिफिट तो होगा, पर लिमिटेशन भी है ना कि अगर हमें वो वार्निंग बाई चांस नहीं मिल पाई, किसी रीजन से डिले हो गया, तो हमारा स्प्रेड आउट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि समय रहता है अगर हमें उसके बारे में पता ही नहीं चला तो क्या फायदा उस सिस्टम का। तो उसकी जगह पर लेकर आएगा इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम। ये क्या करता है, ये क्या करता है, तो आपके नेटवर्क के अंदर जितना भी एक्टिविटी हो रही होती है, आपके नेटवर्क के अंदर जो भी डाटा आ रहा होता है, नेटवर्क से जो भी डाटा जा रहा होता है, उसके ऊपर नजर रखता है, उसको इंस्पेक्ट करता है, एग्जामिन करता है, और जैसे उसे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है वो उसको प्रिवेंट भी करता है। यानी कि दो काम करता है, एक तो नजर रखता है, ठीक है, साथ ही साथ उसको प्रिवेंट भी कर देता है। अगर कोई वॉर्म है, अगर कोई वॉर्म है, कोई वायरस है और इसे पता लगा कि वायरस है, तो उसे वो प्रिवेंट भी जो है वो कर देगा। अगर कोई अटैक हो रहा है, इसे पता लगा कि अटैक हो रहा है, तो उसे आइडेंटिफाई करने के बाद उसे वो प्रिवेंट भी कर देगा ताकि हमारे सिस्टम के अंदर वो एक्सेस जो है वो सिस्टम के अंदर ना कर पाए और हमें किसी भी तरह का लॉस ना हो। ओके,
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी इज द यूज ऑफ बायोमेट्रिक डाटा फॉर आइडेंटिफिकेशन, एक्सेस कंट्रोल एंड ऑथेंटिकेशन। हार्डवेयर कंपोनेंट्स सच एज कैमरास, फिंगरप्रिंट रीडर्स कलेक्ट बायोमेट्रिक डाटा व्हिच इज स्कैन एंड algorithmically compared to information held in the database. Widely used biometric techniques include, आजकल देखो एक्सेस कंट्रोल के लिए बायोमेट्रिक्स का यूज किया है। बायोमेट्रिक्स का मतलब यहाँ पर सिंपल सा यही है कि हम किसी पर्सन को अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उसको एक्सेस देना चाहते हैं, तो उसके जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह हैं, है ना, जो बायोमेट्रिक डाटा हो गया, फिंगरप्रिंट्स या फिर जो आंखें हो गई, रेटिना हो गया, आईरिस हो गया, है ना, इसका यूज करके हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसको एक्सेस देंगे। जैसे आजकल आपने फिल्म में देखा होगा जो सिक्योर प्लेसेस होते हैं, तो वहां पे पहले आदमी जो अपना पाम लगाता है, ठीक है, वो उसको रिकॉग्नाइज करता है, फिर उसकी आंखों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो वो आपका बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के अंदर जो है वो आता है, वो काफी ज्यादा सिक्योर जो है वो मानी जाती है। कई कई जगहों पे तो वॉइस रिकॉग्निशन का भी यहाँ पर यूज जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली सिस्टम के अंदर जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट है, जैसे कि आपने जिसके ऊपर अपना हाथ हथेली रखी, या फिर आपने जिस कैमरे के सामने, स्कैनर के सामने अपनी आईज रखी, वो क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट है। वो क्या करेंगे, आपके जो डाटा है उनको स्कैन करेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे, फिर डाटा बेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ मैच करेंगे। जैसे मान के चलिए एक रूम है, उसको उसका जो एक्सेस है वो सिर्फ ए पर्सन को मिला हुआ है, ठीक है, तो इसका जो आइरिस है या फिर जो आईज है, रेटिना है, उसकी इंफॉर्मेशन पहले ही डाटाबेस के अंदर स्टोर करके रखी जाएगी। तो जो हार्डवेयर है वो पहले इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, फिर उसके साथ मैच करेगा, फिर अगर ठीक रहा तभी यहाँ पर गेट ओपन जो है वो होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाइडली यूज बायोमेट्रिक टेक्निक्स कौन कौन सी है। पहले देखो सिग्नेचर रिकॉग्निशन, पाम प्रिंट रिकॉग्निशन, आई रेटिना पैटर्न रिकॉग्निशन, आइरिस पैटर्न रिकॉग्निशन। तो क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें से कौन से वाइडली यूज बायोमेट्रिक टेक्निक्स हैं? सिग्नेचर रिकॉग्निशन, पाम प्रिंट रिकॉग्निशन, आई रेटिना पैटर्न रिकॉग्निशन, या फिर आइरिस पैटर्न रिकॉग्निशन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? एनीबॉडी फटाफट से बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर जो रहेगा। ये सारे के सारे बायोमेट्रिक टेक्निक्स का यूज किया जाता है और वाइडली बेसिस के ऊपर किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ए प्रोग्राम दैट अपीयर्स टू बी हेल्पफुल बट सीक्रेटली हार्म्स योर कंप्यूटर इज, ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है, पर सीक्रेटली जो है वो आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे? वॉर्म, ट्रोजन, लॉजिक बॉम्ब, स्पाईवेयर। फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से चार बॉक्स में इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, ट्रोजन इज अ करेक्ट आंसर। क्या है? ट्रोजन इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये होता क्या है, प्रोग्राम कैसे काम करता है, तो एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। तो मान के चलिए एक स्टूडेंट है, ए पर्सन है, ठीक है, उसने वेबसाइट से अपने कंप्यूटर के अंदर एक गेम जो है वो डाउनलोड किया। अब ये देखो, ये गेम, ये जो प्रोग्राम है वो देखने में लग रहा है कि ये गेम है, ठीक है, तो एक पर्सन अपना गेम खेल रहा है कंप्यूटर पे, पर साथ के साथ ये जो है आपके डाटा इंफॉर्मेशन को भी नुकसान पहुंचा रहा है, उसको भी यहाँ पर चुरा रहा है और किसी हैकर को, अटैकर को जो है वो भेज रहा है। तो ये आपका ट्रोजन कहलाएगा, जो दिखने में कुछ और है पर असलियत में कुछ और है, ठीक है। इसकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक वॉर के दौरान एक जो सिपाही थे उन्होंने क्या किया था, एक जो सिटी थी उसके बाहर एक बड़े से घोड़े के, मतलब कि लकड़ी के घोड़े में छुप गए थे, और लोगों को लगा कि ये बड़ा सा घोड़ा है, उसको अंदर ले आए वो टाउन के अंदर, रात होते ही वो उसमें से निकले और पूरी सिटी को जीत लिया, ठीक है। बड़ी लंबी स्टोरी है इसके ऊपर। तो उसी से इसका नाम ट्रोजन पड़े, जो देखने में कुछ और है पर असलियत में कुछ और। देखने में तो ये गेम लग रहा है पर असलियत में क्या है, एक वायरस है जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर कर चुका है और कंप्यूटर को नुकसान कर रहा है, डाटा को चुरा रहा है, बहुत सारे वैल्यूबल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी हमारे यहाँ पर वायरसेस होते हैं, जैसे कि पहला वॉर्म। वॉर्म क्या है? तो इसकी खासियत क्या है कि अगर ये आपके सिस्टम के अंदर एंटर कर गया तो ये ना अपने आप को कई गुना बढ़ा देता है। और इसका पर्पस क्या होता है सिस्टम से, इसका पर्पस क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर? तो मेन पर्पस ये होता है कि ये अपने आप को कई गुना बढ़ा दे, जिससे हमारे सिस्टम के ऊपर ओवरलोड पड़ जाए और हमारा जो सिस्टम है वो क्रैश कर जाए या फिर हैक होने लग जाए, जिससे ना हम अपना काम जो है वो सही तरीके से ना कर पाए, या फिर हमारा जो सिस्टम है वो वल्नरेबल हो जाए और अटैकर जो इस मौके का फायदा उठाकर हमारे सिस्टम के अंदर एक्सेस कर पाए, ठीक है। उसके बाद आता है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब क्या होता है? देखो ये ना लॉजिक बॉम्ब की खासियत क्या है कि ये आपके सिस्टम के अंदर पड़ा रहेगा, ठीक है, और आपको इसके बारे में पता ही नहीं लगेगा, ये चुपचाप सोता रहेगा। पर जैसे कोई इवेंट ट्रिगर होता है, कोई ऐसा इवेंट होता है,
तो ये अपना काम करना शुरू करता है। जैसे मान के चलिए ये आपके सिस्टम के अंदर एंटर कर चुका है, ये आपके सिस्टम के अंदर एंटर कर चुका है, और मान के चलिए यहाँ पर कि आपकी जो डिस्क की स्टोरेज थी वो 80% हो चुकी है, और इवन क्या था कि अगर 90% स्टोरेज इंक्रीज हो जाएगी तो ये लॉजिक बाउंड फट जाएगा, यानी कि अपना काम स्टार्ट करना स्टार्ट शुरू कर देगा। तो जैसे 91% यहाँ पर स्टोरेज हुई, फिल फुल हो गई, ठीक है, तो ये लॉजिक बाउंड फट जाएगा और ये आपके सिस्टम के अंदर आपके सिस्टम को क्रैश कर देगा, जो डाटा वगैरह है उसको चुरा लेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्पाईवेयर। स्पाईवेयर यहाँ पर क्या होता है, अगर हम स्पाईवेयर की बात करें, स्पाईवेयर, ठीक है, तो नाम से आपको क्लियर होगा स्पाई का मतलब क्या होगा, किसी पे नजर रखना। तो स्पाईवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि किसी के सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया जाता है उसकी मर्जी के बिना, और उसकी जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, पर्सनल डाटा होता है, फोटोज होती हैं, ठीक है, उन सभी को वो चुरा लेता है, या फिर उस स्पाइस सॉफ्टवेयर के जरिए वो उस पर्सन पे नजर रखता है कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मान के चलिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि जो भी आप सर्च वगैरह करें गूगल पे उसको रिकॉर्ड करता है और वो अटैकर को भेज दे, जिससे आपकी क्या आप क्या कर रहे हो उसके बारे में उसको सब कुछ पता होता है, नजर रखना स्पाई पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, malicious code that waits for a specific event like reaching a disk space limit to trigger a harmful action is called। देखो, एक ऐसा malicious code जो कि एक स्पेसिफिक इवेंट के ट्रिगर होने का वेट करता है, जैसे कि जो हमारे डिस्क स्पेस लिमिट है उसका पूरा हो जाना, जैसे मैंने आपको 90% की यहाँ पर लिमिट दी थी ना, तो 90% से ज्यादा हो जाना, जिसकी वजह से हार्मफुल एक्शन जो है वो ट्रिगर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है ट्रोजन, वॉर्म, लॉजिक बॉम्ब या फिर स्पाईवेयर। क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एनीबॉडी फटाफट से चार क्वेश्चन बताया जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ट्रोजन, वॉर्म, लॉजिक बॉम्ब या फिर स्पाईवेयर। तो सबके सबका जो मीनिंग है वो मैंने आपको करा दिया है, तो फटाफट से इसका आंसर बता दिए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ट्रोजन इज द करेक्ट, सॉरी ट्रोजन नहीं, ऑप्शन सी लॉजिक बॉम्ब इज द करेक्ट आंसर। क्या आपका यहाँ पर लॉजिक बॉम्ब इज द करेक्ट आंसर? एग्जांपल मैंने आपको दिए। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इन्वॉल्व्स sending deceptive emails और messages pretending to be a former trusted source or steal personal information। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। तो मान के चलिए यहाँ पर एक ए पर्सन है, उसका एक बैंक अकाउंट है एक्स वाई जेड बैंक के अंदर, ठीक है। तो एक यहाँ पर पर्सन है ए, और मान के चलिए एक एक्स पर्सन है, ठीक है। उसने क्या किया, ए पर्सन को एक ईमेल भेजी जिसके अंदर एक्स पर्सन अपने आप को ये बैंक शो कर रहा है, यानी कि एक्स पर्सन ने एक मैसेज भेजा कि मैं आपका बैंक हूं, आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है, उसको ओपन करने के लिए आपके पास एक ओटीपी आया है, उस ओटीपी को सेंड कीजिए ताकि हम आपके अकाउंट को फिर से ओपन कर सकें। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या हो रहा है? ये फिशिंग हो रही है, की लॉगिंग हो रही है, फार्मिंग हो रही है, नन ऑफ द अबव? क्या लग रहा है आपको, क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फिशिंग इज द करेक्ट आंसर। इसे हम यहाँ पर फिशिंग के नाम से जो है वो जानते हैं। क्लियर है आपके यहाँ तक? किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है। ठीक है, और इसी के साथ अगर आप आईटी एंड डीबी की सिस्टमैटिक वे में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कंसेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो, और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में आईटी एंड डीबी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे कोर्स की खासियत क्या है कि सारा का सारा सिलेबस आपको बहुत ही कम टाइम में कवर हुआ मिल जाता है, जिससे आप बहुत कम टाइम में आईटी एंड डीबी की प्रिपरेशन कर पाते हो। ठीक है, और सारा का सारा सिलेबस जो है वो अपडेटेड रहता है, तो आपको कोई भी गूगल पे जाकर सर्च करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वो सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड जो है वो कर देते हैं। तो अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो हमारे जो कोर्सेज है वो इजिली एक्सेसिबल है। आपको वो हमारा जो ऐप है वो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों ही जगहों पर मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्जाम्स, और आप इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। तो देरी क्यों, फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको अप टू 82% तक का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे। और अगर आप खास तौर पर कॉम्बो कोर्सेज को ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपको
5% तक का ऑफ मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा KUNDEN। ठीक है, मेरे नाम का यहाँ पर कूपन कोड आपने यूज करना है ताकि आपको कॉम्बो कोर्सेज के ऊपर 5% का डिस्काउंट जो है वो मिले। ठीक है, और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई भी अपडेट होती है, कोई भी क्लास की नोटिफिकेशन होती है, तो वो हम टेलीग्राम चैनल में डाल देते हैं, ताकि अगर आप कोई क्लास मिस भी कर जाओ या फिर आपको नहीं पता कि क्लास कब स्टार्ट होगी, तो स्टार्ट होने से पहले आपको पता लग जाए, आइडिया हो जाए। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। इसके अलावा अगर आपको भी कोई क्वेरी होती है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो, हम उसका आपसे जल्दी से जल्दी रिप्लाई जो है वो कर देते हैं। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और हमारे एक व्हाट्सअप चैनल है जिसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको ई पीडीएफ नोट्स यहाँ पर इसके चाहिए तो। ठीक है, ओके। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ पर ओवर करते हैं। तो आई होप आज का जो सेशन है वो आपको अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर भी कर देना ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। ठीक है, और हमारे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट की जो क्लासेस हैं वो रेगुलरली बेसिस पे हमारे चैनल पर आती रहती हैं, तो उसको भी आपको यहाँ पर ज्वाइन करना है ताकि आप पहले ही अटेंड में आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट को क्लियर जो है वो कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आज के सेशन को हम यहाँ पर ओवर करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।